दोस्तों नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज तारीख है 25 जुलाई 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस के। आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहे। दोस्तों हम 4 आर्टिकल की आज बात करेंगे। पहला आर्टिकल आउट ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा वेइंग इन ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल, उसके बाद हम बात करेंगे फाइन बैलेंस और लास्ट आर्टिकल रहेगा आज का MC12 ओवर इट्स गेन फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो चलिए पहले आर्टिकल की हम बात करते हैं आउट ऑफ बॉन्ड्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बात कही जा रही है जो जुडिशियल ऑर्डर, खासतौर पर जब बेल की जब बात होती है, जब जमानत की बात होती है, उसको जमानत को देते समय जो निचली अदालतें कई बार अनयूजुअल कंडीशन लगा देती हैं जिसे बचना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था। बात हो रही है इस आर्टिकल में आजम खान के केस की शुरुआत की बात हो रही है, जहां पर जो रामपुर की जो निचली अदालत है वो इनको जेल देते समय इनसे बात हुआ कि जो जमीन विवाद है जिस पे एक यूनिवर्सिटी भी बनी है ट्रस्ट के द्वारा, उस ट्रस्ट के हेड खुद आजम खान जी हैं, उसको पूरा घिराया जाएगा और उसके बाद जो कस्टडी है उस लैंड की वो दे दी जाएगी इवैक्यू एनिमी प्रॉपर्टी मुंबई, इनके द्वारा उसको कस्टडी दे दी जाएगी। क्योंकि जो ये लैंड है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जिस पर्सन को बिलोंग करती थी वो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान जा चुके हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बातें कही जा रही है कि किस तरीके से निचली अदालतों द्वारा कई सारी कंडीशन को रख दी जाती है, जिसमें से कि एक 2020 के केस को बताया गया है जहां पर MP मध्य प्रदेश का मामला बताया जा रहा है, जहां पर वहां की एक निचली अदालत ने एक व्यक्ति जो कि किसी महिला का उसने मोलेस्टेशन किया था, उसकी महिला को छेड़खानी किया, मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट द्वारा जब बेल होता है, बेल देते समय जो निचली अदालत है वो कंडीशन रख देती है कि इस व्यक्ति को महिला के द्वारा महिला को परस्यू करके राखी बंधवानी होगी। अब दूसरे तौर पर इसको देखा जाए तो क्या ये उचित है, क्या ये अदालत द्वारा ऐसा करना जायज ठहरता है, जहां पर इस महिला को अपने भाई के रूप में एक मोलेस्टर को चुनना होगा? और ये अदालत द्वारा भी अपने ऑर्डर में ये है। तो क्या ऐसा दबाव, ये एक ऐसी कंडीशन जो अदालतें बना देती हैं, अलग अलग कंडीशन की बात हो रही, तो ये क्या जायज है, ऐसा करना चाहिए? तो आर्टिकल में यही बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ऐसी टेंडेंसी से बचना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं वेइंग इन ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल। बेसिकली जो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये बात अभी रिसेंटली कहा है G20 फिनांस जो मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, इनकी मीटिंग जो कि इंडोनेशिया बाली में हो रही है, वहां पर इन्होंने कहा कि जो भारत की जो ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वो किस पर डिपेंड होगी या किसके द्वारा वो चलेगी? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरीके से इंजन बनेगा, जिससे कि जो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ग्रोथ बनी रहे, उसको ये पुश देगा। क्योंकि जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है और लगातार होती रहेगी तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट होता है और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ करती है। कुछ एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 97 के बाद उस समय की NDA लेड गवर्नमेंट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीम्स लाई गई थी, जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा बढ़ाया गया था और जिससे कि बाद में देखा गया कि भारत का जो ग्रोथ है वो 7%, 8, 9 और इवन 10% तक भी हमारे GDP ने ग्रोथ किया था। इसका बेस निर्मला सीतारमण जी द्वारा बताया गया कि जो इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट, जो NDA सरकार द्वारा 97 में जो कुछ योजना लाई गई थी वो उत्तरदायी है या एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा जो कोरोना क्राइसिस के दौरान भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को नहीं रोका गया, उसको नियमित उसको जारी रखा गया, ये भी आर्टिकल में बताया जा रहा है। इसके अलावा आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है, ये बात करता है कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है जो विभिन्न सेक्टर द्वारा, वो लगभग 90% से ऊपर क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
उसके द्वारा जो जो कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो फिक्स्ड एक बार इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हो जाता है वो लगभग वैसा रहता है। और सरकार की बात करें तो आर्टिकल में कहा जा रहा है कि सीतारमन जी चाहे जितनी भी शाबाशी अभी लेना चाहें, किंतु सरकार की बात करें तो लगभग पिछले हम एक दशक की बात करते हैं तो जो सरकारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 20% के आसपास ही रहा है। अलग सेक्टर में उसका अनुपात जरूर थोड़ा बहुत बदला है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि शेयर ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जब हम इसको जीडीपी जो है उससे जब उसके रेशियो में हम देखते हैं तो डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही, सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट और रोड की जब हम बात करते हैं तो 2011-12 में जो ये शेयर था वो ये देखिए लगातार इसमें घट रहा है। इंडस्ट्री में लगातार घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में लगातार घट रहा है, सर्विसेज में थोड़ा बहुत अनुपात में बढ़ रहा है। 2011-12 में 47 के आसपास, फिर 49 के आसपास, अभी 52 के आसपास था। विशेष तौर पे सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट और रोड क्लियर कट विनर हमको दिखते हैं, जहां पर 2014-15 से यदि कंपेयर किया जाए तो अभी लगभग दुगुना इन्वेस्टमेंट हो गया है। ये निश्चित तौर पर अप्रिशिएबल है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट और रोड इनमें बुनियादी सुधार जब होता है तो पूरे इकोनॉमी को एक बल मिलता है। ये मल्टी सेक्टरल ग्रोथ के इंजन बन के सामने आते हैं। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट अभी शुरू किया गया था वो उसको जितना प्रभावी होना चाहिए था वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया। हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है, बाहरी देशों से हम जो आयात करते हैं रॉ मटेरियल के लिए विशेष तौर पर, वो भी बनी हुई है। स्पेशली हम चाइना की जब बात करते हैं तो ये खतरे का निशान हमको हमेशा से बना रहता है। विशेष तौर पे फर्टिलाइजर की बात करें, एपीआईज की बात करें, जो कि हमारा फार्मा सेक्टर उस पर काफ़ी डिपेंड रहता है, कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये जो चीन पे हमारी डिपेंडेंसी है इन सेक्टर्स पे वो काफ़ी अलार्मिंग है। और जब कोविड के दौरान में चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जब अपने निर्यात को नियंत्रित कर लिया था, तब इससे भारत को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। और ऐसे में जो आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन अनाउंस होता है प्रधानमंत्री द्वारा, ये अच्छा है, किंतु अभी बुनियादी ही तौर पर है या शैशव अवस्था में आत्मनिर्भर भारत हो या मेक इन इंडिया हमारा कैंपेन हो, ये बिल्कुल अभी शुरुआती दौर में है। इनको जिस पोजीशन में या जिस दृष्टि से इनको जो लॉन्च किया गया था अभी वो उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाए हैं, टेक ऑफ करने में अभी फेल हुई। इनको पॉजिटिव अभी देखना अभी तुरंत ठीक नहीं है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि ऐसी स्कीम्स को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की, साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ सेक्टर्स में स्पेशली सर्विस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है वो बिल्कुल वेलकम स्टेप है, किंतु जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट जो घट रहा है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों आज के जो नेक्स्ट आर्टिकल में अब हम जब बात करते हैं तो फाइन बैलेंस, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है यह जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी जो जारी हुआ है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बेसिकली ये जो 2020 की जो फीचर फिल्म था उनके लिए अवार्ड है। इनकी घोषणा 2021 में हो जानी चाहिए थी, किंतु कोविड जो उस समय फैला हुआ था उसकी वजह से 2021 में इनका अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। अभी 2022 में हालिया में इनका अनाउंसमेंट होता है। खास बात इस बार की ये रही कि चूंकि कोविड की वजह से बहुत सारे सिनेमा हॉल उस समय बंद थे, फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया गया था। ऐसे में अनुराग ठाकुर द्वारा भी ऐसा कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, सिनेमा प्लेटफॉर्म हो, छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो, क्वालिटी कंटेंट अप्रिशिएबल हमेशा होता है, जो क्वालिटी कंटेंट होता है, और ये इस अवार्ड में भी वो देखने को मिलता है। और सबसे खास बात जो बैलेंस की बात हो रही इस बार के अवार्ड में ये देखा जा रहा है कि बॉलीवुड जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो सिर्फ बॉलीवुड तक सिमट कर नहीं रह गया, क्षेत्रीय सिनेमाओं को काफी ज्यादा सराहा गया है। विशेष तौर पर हम
साउथ सिनेमा की बात करें और उसमें भी तमिल सिनेमा को काफी अप्रिशिएट किया गया। तो बेसिकली आर्टिकल का ये क्रक्स था। इसके अलावा जो प्रमुख क्षेत्रों में जो इसमें पुरस्कार मिले हैं उसको मैं अलग से एक स्लाइड, एक टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको इसमें रिप्रेजेंट किया हूं। बेसिकली उसमें जो बात है कि जो बेस्ट फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल भाषा की जो फीचर फिल्म है सुराराई पोत्रु, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा हम बात करें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो ये मलयालम डायरेक्टर सचिदानंदन केआर, इनको मिलता है अयप्पनुम कोशियम फीचर फिल्म के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए तानाजी, जो कि हिंदी भाषा में है, इनको मिलता है। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ बाल्य फीचर फिल्म के लिए सुमी, जो कि मराठी फीचर फिल्म है, इसको नवाजा जाता है। जबकि बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर की अगर हम जब बात करते हैं तो ये मंडेला फीचर फिल्म, जो कि तमिल भाषा की फीचर फिल्म है, इनको मेडोने अश्विन इनको नवाजा जाता है। इसके अलावा हम जब बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एक्टर और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस दोनों ही जो इस बार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुराराई पोत्रु तमिल भाषा की, इनके एक्टर सूर्या, एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली, इनको मिलता है। साथ ही साथ में बेस्ट एक्टर में हिंदी फीचर फिल्म तानाजी के लिए अजय देवगन को भी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिलता है। वहीं तमिल भाषा के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अपर्णा बालामुरली। तो बेसिकली आर्टिकल का क्रक्स के अलावा 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल से जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा भी संपन्न हुई है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उनको इस बार की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से काफी फायदा हुआ या उनकी जो बातें थी वो मानी गई, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनकी बातों को इस बार की कॉन्फ्रेंस में उतना तवज्जो नहीं मिल पाया। पूरा क्या मामला है, क्या आर्टिकल में बातें कही गई हैं, तो बेसिकली ये बात इसमें कही जा रही है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो होता है, जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, इसके वेवर की जो बात कही जा रही थी डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा, ये जैसा वो प्रस्ताव करे थे उस तरीके से नहीं माना गया। और ये सबसे बड़ी जीत किसके लिए बताई जा रही है, जो यूरोपियन यूनियन है और डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनकी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बेसिकली भारत और साउथ अफ्रीका, ये इन दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा था जिसमें ऐसा कहा गया था कि जो कोविड के दौरान पर जो ट्रिप्स है उसको टेम्परेरली सस्पेंड करने की बात कही गई थी, जिससे कि जो पेटेंट राइट हैं, कॉपी राइट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट हैं, इनको अगर सस्पेंड वो कुछ टाइम के लिए हो जाता है, जो बेसिकली जो वैक्सीन बनाने में, जो थेराप्यूटिक्स, जो डायग्नोस्टिक हैं, जो भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोविड क्राइसिस में इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी मदद मिल पाती है और पूरी दुनिया में जो सप्लाई है उसको काफ़ी तौर पर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए जो ट्रेड सीक्रेट है, जो कॉपीराइट है, जो पेटेंट है, उनका सम्मान करते हुए और उतने बड़े स्तर पर इन वैक्सीन और बाकी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी तकनीकें हैं उनको विकसित कर सकें। अब जाहिर सी बात है इस प्रस्ताव के विरोध में कौन आएंगे, ऐसे ही कंट्रीज आएंगे जहां पर जिनको ट्रिप्स के द्वारा फायदा होता है और उनके हटने से उनको सीधा नुकसान होगा। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, EU, ये लोग इनके विरोध में थे। हालांकि बाद में जो यूनाइटेड स्टेट है वो सिर्फ वैक्सीन के लिए, कि यदि वैक्सीन में कुछ समय के लिए टेम्परेरी वेवर मिल जाता है ट्रिप्स में, तो चलिए हम आपके साथ इसमें तैयार हैं। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम भी थोड़ा सा, यूनाइटेड किंगडम की पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये भी अपने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके सामने सैद्धांतिक तौर पर
वैक्सीन आदि को लेकर झुकने को तैयार हो गए थे। पर उसी समय एक मास्टर स्ट्रोक में देखा जा रहा है कि जो ईयू है उसने काउंटर प्रपोजल ला दिया। क्या था काउंटर प्रपोजल? काउंटर प्रपोजल ये था कि जो ये सारे प्रोसीजर हैं जिसको भारत और साउथ अफ्रीका कुछ समय के लिए सस्पेंड करने की बात कह रहा था, तो इनका कहना था ईयू का कि इसको सस्पेंड मत कीजिए, हम इस पर टेम्परेली इस जो जिन रूल से आपको दिक्कत है हम उनको थोड़ा सा आसान बना देते हैं, हम उनको खत्म नहीं करेंगे पर थोड़ा बहुत आसान बना देंगे। और उन्होंने इस पर बात उनकी मान ली गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका को अपने प्रस्ताव से पीछे हटकर ईयू की बात मानकर उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर देनी पड़ गई। इसको ईयू की एक जीत, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी एक जीत के तौर पर, और जो डेवलपिंग नेशन है उनकी हार, या उनको उतना इस बार के जो भी मीटिंग हुआ था उससे फायदा नहीं हुआ के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की दूसरे इशू की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक जो स्टॉक होल्डिंग है, भारत इसका भी एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता था डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, किंतु जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं वो उन्होंने एक ऐसी सहमति, स्पेशली जो डेवलप्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्होंने ऐसी सहमति पर उन लोगों ने अपना मतलब सहमति जताई कि जो फूड सिक्योरिटी होता है ये मल्टी डायमेंशनल समस्या है और एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए, और तत्काल में इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया गया। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने एक और बात उठाई थी कि जो राइट टू रेज रेवेन्यू, हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम अपना रेवेन्यू को बढ़ा सके, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस होता है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। इस पर भी भारत को कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जो फिशरीज सब्सिडीज की बात है, जो भारत सरकार द्वारा जो डोमेस्टिक जो मछुआरे हैं उनको कुछ सब्सिडीज प्रदान किया जाता है, थोड़ा सा रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है कि उस पर भारत सरकार को 2 साल का भारत को समय मिल गया, जिससे कि 2 साल तक का समय क्यों मिला है, तब तक आप सब्सिडीज दे सकते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर आपको एक सुटेबल रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो जो सब्सिडीज आप दे रहे हैं उसको आपको हटाना पड़ जाएगा। तो बेसिकली इसलिए जो डब्ल्यूटीओ का इंडस्ट्रियल, जो इस बार 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ का हुआ था, इसको जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके गेन पे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लूज और नॉट सो मच गेन के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।